हेलो फ्रेंड्स हम देख रहे थे संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना के अंदर जो शब्दावली दी गई है उनके मायने क्या हैं, आप उन्हें कैसे समझें, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं समझते तो आप संविधान को नहीं समझ सकते, आप इसे समझें। ठीक है, ये एकदम सत्य है। तो आपको इन्हें समझना पड़ेगा, लेकिन समझना है देश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत ही बारीक है। बारीक सा ये नहीं कि इसका कोई कप मोटा मोटा अर्थ समझ लीजिए बस आपका कार्य हो जाएगा, नहीं होगा। आपको इनके इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतनी है। इनको आपको ये भी देखना है कि हिंदी में, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर जो शब्द हैं वो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो होती है वो धर्म और संस्कृति से प्रेरित होती है, यानी कि वहां से निकलती है और उनके मायने होते हैं। तो एक समाज जो होता है उसमें उसकी जो प्रथाएं होती हैं उसी का हिसाब से शब्दावली बनती है। तो जो शब्दों का निर्माण पश्चिम में हुआ है वो उनके परिप्रेक्ष्य में हुआ है। अगर आप उन्हें डायरेक्ट ला करके भारत जैसे एक देश में लागू करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सेक्युलर के साथ में हुआ, जैसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, कुछ लोग उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो अगर आप शब्दों का एक सही से देखते हैं कि ये कहें आपकी शब्दों की ऐसी तैसी जो हुई है वो भारत में है। भारत एक अद्भुत देश है। मैं आपको पिछले भी लेक्चर्स में बताता रहा हूं, भारत एक अद्भुत देश है और ये एक ऐसा देश है जिसे ना तो अपनी संस्कृति, यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं उन्हें ना तो अपनी संस्कृति पर गर्व है, ना उनका कोई अपना एक इतिहास है जिससे कि आप कहें कि भाई वो ये मानने को तैयार हो। और जो इतिहास लिखा गया है वो इतिहास भी एक तरीका से आप देखें तो तथ्यों के आधार पर नहीं है, मैं उसे इतिहास नहीं मानता। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर आक्रांत आए उनको दोबारा से उनकी जो चरित्र है उन्हें चमकाने का प्रयास है, तो इस तरीका से लिखा गया। तो हम बात कर रहे थे कि शब्दों का, तो वो जो शब्द वहां के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुए हैं सीधे यहां पर ला करके रखे गए हैं, तो उन्हें समझना बहुत जरूरी है और वो हमें संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर रखे मिलेंगे। तो ऐसे शब्दों को आपको हर देश के परिप्रेक्ष्य में, और हर देश का मतलब है खासकर वे देश जो महत्वपूर्ण है और दूसरे वे देश जो अपने आसपास है, क्योंकि हमें आईआर में भी यही देखना है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके विषय में हमें देखना है, उनके संविधान के साथ अपने संविधान की तुलना करनी है, या विश्व के जो महत्वपूर्ण संविधान है उनके साथ अपने देश के संविधान की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दी गई जो शब्दावली है हम उन्हें देख रहे थे, और हमने देख लिया था कि लोकतंत्र क्या है। हम बाद में जहां हमने अंत किया था हम डेमोक्रेसी देख रहे थे, और हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेसी देखी, डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा, और ये देखा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि भाई इस देश में डेमोक्रेसी है, और सामान्य अर्थों में क्या है और व्यापक अर्थ में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, हमने यहां तक देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी देश, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि जैसा चाहते तो सब है कि भाई हम भी कहें कि ये हम हैं, लेकिन वास्तव में इसे निभाना बहुत कठिन है। जो डेमोक्रेसी शब्द जब हम कहते हैं, लोकतंत्र जब हम कहते हैं, तो हर देश चाहता है कि वो भी कहलाए कि लोकतंत्र है हम, लेकिन उसके लिए जो शर्त चुकानी होती है, जो कीमत चुकानी है, वो चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए आप सच्चे मायने में कहेंगे कि विश्व के अंदर दो देश ऐसे हैं जिन्हें आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, एक भारत और दूसरा है अमेरिका। लेकिन भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है हम उसे कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसे हम कहते हैं जीवंत लोकतंत्र, और जो अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है उसे आप डेमोक्रेसी ही कहें। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है कि आपने सुना होगा कि जो ताकतवर है उसका सब कुछ सही है। ठीक है, जिसके पास ताकत है, और ताकत दो तरीका की होती है, जैसे कि आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, शरीर की ताकत और एक पैसा की ताकत, यानी कि एक मसल्स पावर और दूसरा मनी पावर। तो जो मनी पावर है और जो मसल्स पावर है, आप अपने समाज में देखेंगे अगर व्यक्ति कितना ही भी गलत है लेकिन उसके पास ये दोनों पावर है तो फिर वो बढ़िया है। तो अमेरिका के साथ तो ये है। भारत के साथ वास्तव में चरित्र भी है, भारत के पास डेमोक्रेसी भी है, लेकिन भारत के पास सब कुछ होने के बाद भी आप देखो इंटरनेशनल जितने भी जो ये रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उन्हें उठा करके भारत की आप जो मीडिया है, यानी कि जो मीडिया है उसमें रिपोर्ट देखें नीचे जा रही है, भारत की डेमोक्रेसी में नीचे, क्योंकि यही होता है। समाज में भी आप देखेंगे कमजोर व्यक्ति है लेकिन वो जो है एक बहुत बढ़िया आदमी है, चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चरित्र की कीमत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास या तो मसल्स पावर नहीं है या फिर मनी पावर नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो उसके चरित्र का कोई भी मोल नहीं है। तो यही होता है, ये आप अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने पूरे देश और पूरे वर्ल्ड पे लगा कर देखेंगे, यही सिनेरियो। क्यों? क्योंकि है तो हम ही, है तो वो इंसान ही। तो इसलिए आपको इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं और भारत के संविधान को आपने समझ लिया तो आप समझे कि फिर आपने लगभग सभी संविधानों को समझ लिया, क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जहां आपको लगभग विश्व के जितने भी अच्छे संविधान हैं उनकी अच्छी बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके साथ में कि ये वास्तव में लोकतांत्रिक संविधान है। अमेरिका के अंदर मैंने जैसा आपको बताया जितने भी अब्राहमिक रिलीजन होते हैं उनके धार्मिक ग्रंथ ही उनके संविधान होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन भारत वास्तव में एक सच्चे अर्थों में सेक्युलर देश है, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम है, क्योंकि वही है जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी ज्यादा से उसकी जो अच्छाई होती है, क्योंकि मसल्स और मनी पावर के अभाव में वो कोई वैल्यू नहीं होती। यही भारत के साथ है। अगर भारत अपनी मसल्स पावर दिखाना शुरू कर दे, अपनी मनी पावर, तो यही देश चाहे इससे भी कम हो जाएगी ना इसकी डेमोक्रेसी, तब ये बहुत बढ़िया देश है। इसीलिए ये याद रखना इस बात को। तो हम यही देख रहे थे कि हर देश को अपने आप को लोकतंत्र कहलाना है, क्योंकि एक बहुत ऐसी चीज है कि जिसके सब चाहते हैं स्टार लग जाए, ये जो स्टार है ना वही ये स्टार है। डेमोक्रेसी चाहते तो सब हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है वो चुकाना नहीं चाहते। तो हम देख रहे थे लोकतंत्र, और लोकतंत्र हम जब देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि साम्यवादी देश जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी डेमोक्रेसी लोग बोले, और लेकिन वो जब डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं तो अपने आप को कहते हैं कि हम हैं जनतंत्र या जनवादी लोकतंत्र। आप समझ गए, हम हैं जनतांत्रिक या जनवादी लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब वो कहते हैं कि देखो जी, ये एक जो हायरार्की होती है, पॉलिटिकल हायरार्की, हमने क्या किया है, आप जो लोग हैं वहां के, यदि हम साम्यवादी देश की हम बात करते हैं, किसी भी एक साम्यवादी देश की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, देखो चुनाव तो हम भी करा रहे हैं, हमारे यहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। क्या होता है? सिंगल पार्टी सिस्टम है, समझ गया? अब एक पार्टी है, वोट उसी को करना है। अब सपोज करो ये कोई गांव है और यहां पर ये रहने वाले लोग हैं, मानो 10-20 लोग यहां पर रहते हैं, और उनमें से सबको वोट तो करना है, देखो वोटिंग राइट दिया हुआ है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है मानो ए नाम की, वोट सब इसी को करेंगे।
समझो आप इसे, वोट सब ऐसे ही करनी है, लेकिन जो वोट कर देगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर जिसने वोट नहीं किया उससे पूछा जाएगा कि आपने वोट क्यों नहीं किया, उसे फिर उसके जवाब देना पड़ेगा। एक पॉलिट ब्यूरो होती है, उसके सामने जाकर के उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इससे व्यक्ति क्या करता है कि भाई मैं वोट ही दे देता हूं, बाद में झंझट छोड़ो। तो इस तरीका की डेमोक्रेसी है, आप समझ रहे हैं। आप वोट देने नहीं जाते, क्या आपको कोई पकड़ के ले जाता है? नहीं। क्या आपकी जवाबदेही तय की जाती है? नहीं। क्या वोट डालना अनिवार्य है? नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन ये जो साम्यवादी देश होते हैं वो कहते हैं देखो लोकतंत्र तो हम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल्स डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी बड़ा अच्छा है, बड़ा लुभाता है ना, सब चाहते हैं। समझ रहे ना। इससे क्या होती है, सॉफ्ट पावर बूस्ट होती है। सॉफ्ट पावर आप जानते हैं आज बशर्ते बशर्ते हम पीछे है कि हम बात करें तो हार्ड पावर होनी चाहिए। शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, ठीक है। लेकिन आज हम जो है वो सामने का जो चेहरा है ना, व्यक्ति के दो चेहरे हैं, तो सामने का जो चेहरा है उस पर लिपाई पुताई करके हम अच्छा रखना चाहते हैं। और ये जो लिपाई पुताई है ये डेमोक्रेसी, और इसके पीछे है दो तरीका की शक्ति, एक होती है हार्ड और एक होती है सॉफ्ट। अब जो सॉफ्ट पावर है उसे हम कहते हैं जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन शैली है, हमारा जो रिलीजन है यानी कि धर्म है, हमारा पंथ है, हमारे जीवन जीने का तरीका है, हमारी लोगों की जो स्वतंत्रता है, ये सब है। हार्ड पावर में है हमारी मिलिट्री है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार सा है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ये है, हमारे पास मनी की पावर है, हम किसी भी देश की इकोनॉमी को तहस नहस कर सकते हैं, उसकी मीडिया को खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब हार्ड पावर है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस तरीका से तो आज जो है वो सॉफ्ट पावर की कीमत ज्यादा है। अगर आप सामने देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक तरीका की भाई अच्छा इंसान बनना है, ये तो आप समझते हैं लक्ष्य क्या है, अच्छा इंसान। अब अच्छा है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अच्छा इंसान बनना उसका टारगेट जरूर है कि लोगों को दिखे कि भाई मैं अच्छा व्यक्ति हूं। समझ गए आप। तो हम शब्दावली पर ध्यान दे रहे थे, तो ये भी क्या कहते हैं, जनवादी लोकतंत्र। अब जब जनवादी लोकतंत्र आए तो उसको याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जब जनवादी लोकतंत्र होगा तो एक तो साम्यवादी देश जो होते हैं, खासकर जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, लाओस है, क्यूबा है, कंबोडिया, ऐसे देश हैं। दूसरा क्या है कि एक दल की प्रभुत्व होता है वहां पर, यानी कि एक दल यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम वहां पे होता है। और दूसरी बात क्या है कि चुनाव में प्रत्याशी एक ही होता है, भाई एक पार्टी एक चुनाव एक प्रत्याशी, ठीक है। मतदान अनिवार्य होता है, ये नहीं कि आप ये कह सकते कि भाई ठीक है हम वोट नहीं डाले जाएंगे। सामाजिक आर्थिक सुविधा देकर के राजनीतिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, यानी कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता, देखो आर्थिक सुविधा दी जाएंगी जो हमारे साम्यवादी देश है, क्योंकि वो टिके ही इस बात पर है कि अगर वो लोगों को ये सामाजिक आर्थिक सुविधा नहीं देंगे तो लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे ना उनके खिलाफ। वो क्या कहते हैं कि देखो हमने आपको पैसा दिया, हमने आपको नौकरी दिया, हमने आपको पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा देश बना करके दिया, लेकिन हम आपकी राजनीतिक जो अधिकार है उनको छीन लें। जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, आपको राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको एक ही पार्टी को वोट डालना पड़ेगा, आपको वोट डालना ही पड़ेगा, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे थे, हमने बात कर ली थी। लेकिन मैंने फिर आपको बताया था कि लोकतंत्र जो है वो दो तरीका का होता है। मैंने आपको बताया था जो लोकतंत्र है वो दो तरीका का होता है, और एक तरीका होता है उसका प्रत्यक्ष और एक तरीका होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष को हम बोलते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष को हम बोलते हैं अडायरेक्ट। यानी कि प्रत्यक्ष को जब हम बात लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर इस तरीका से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत का उदाहरण ले सकते हैं, भारत, ठीक है। तो दो तरीका की जो डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट करती है। अब जो देश बहुत बड़े होते हैं, जो देश बहुत बड़े होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन जो देश छोटे होते हैं, जिनकी इकोनॉमी छोटी होती है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जहां पर भिन्नता नहीं होती, जिसे हम कहते हैं विविधता, ठीक है, जहां विविधता नहीं होती वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कार्य कर जाती है। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो हम प्लेबिसिट की बात करते हैं, वहां पर रेफरेंडम की बात करते हैं, वहां पर राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप व्यक्ति जो होता है वो वोट डाल देता है, और उसके बाद में उसके जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको वोट डालता है, उसके आधार पर, उसी के इस मतदान के आधार पर वो क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके व्यक्ति क्या चाहते हैं, मुझे इन इश्यूज पर वोट मिले हैं, मुझे ये कार्य करना है। समझ गए आप। दूसरी बात क्या है, मैं आप यहां पर लिख रहे हैं दोनों में, पहले में आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिखेंगे जनता द्वारा, लिखेंगे जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि, ठीक है। यहां पर भी क्या है, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। दूसरा आगे देखेंगे इसका, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता द्वारा नियंत्रित, जनता द्वारा नियंत्रित प्रतिनिधि, ठीक है। यहां पर प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों द्वारा, प्रतिनिधि, समझ रहे हैं आप इसे। यहां पर क्या होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेबिसिट, रेफरेंडम और राइट टू रिकॉल, ठीक है। अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है उनके मन मुताबिक तो बीच में बुला सकते हैं, उसे कहते हैं राइट टू रिकॉल, ठीक है। आप आ जाओ, आपसे ना हो पाएगा उस तरीका से जो, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा ये जो होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं प्रतिनिधि। अब आप कहेंगे कि ये सर कैसे होता है, आप जानते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, पक्ष के होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं। जो पक्ष के होते हैं उनके प्रति क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, डिबेट करते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन करते हैं। इस बहुत सारी तरीका है जिनसे वो क्या करते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि है वो
वही प्रतिनिधि को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इधर जनता जो है वो खुद ही कंट्रोल कर रही है राइट टू रिकॉल आदि से उन्हें वापस बुला करके। समझ रहे हैं मेरी बात में? इसी तरीके से यहां पर जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होती है, जनता कानून बनाने के लिए कहती है। यहां पर आप देखेंगे तीसरा, जनता कानून बनाने को कहती है। समझ रहे हैं आप? जनता क्या करती है, खुद ही क्या कहती है, कानून बनाने के लिए कह देती है। ठीक है, दूसरा इसमें और देख लें, चौथा देखें इसका, यानी कि प्लेबिसिट, यानी कि प्लेबिसिट एक याद रखना है इसे, प्लेबिसिट इसका मतलब है संप्रभुता का में जनमत संग्रह। ठीक है, पांचवा है रिफरेंडम। रिफरेंडम इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय मामलों में जनमत संग्रह। समझ रहे हैं आप? और एक और होता है राइट टू रिकॉल, इसे भी देख लें आप, क्या है। ठीक है, राइट टू रिकॉल यानी कि वापस बुला लेना। यहां प्रतिनिधि को अवधि पूर्व वापस बुलाना। आप समझे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप इसे देखना एक बार, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पर जनता द्वारा ही प्रतिनिधि जो होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। एक पॉइंट है, जनता कानून बनाने के लिए कहती है, यानी कि जो इनिशिएट लेता है, जैसे कि आप जानते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपसे नहीं पूछा जाता सरकार के द्वारा कि भाई हम ये कानून लेकर के आए या नहीं लेकर के आए। वो क्या करते हैं, जो आपने जनमत दे दिया उसके आधार पर ही क्या करते हैं, खुद कानून लाते हैं, यानी कि जनता क्या चाहती है वो खुद लाते हैं, आप इनिशिएट नहीं करते उसको। फिर होता है प्लेबिसिट। प्लेबिसिट का मतलब होता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में ये बात आती है, प्लेबिसिट जो होता है वो भी जनमत संग्रह होता है, और रेफरेंडम जो होता है वो भी जनमत संग्रह होता है। लेकिन जो प्लेबिसिट होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय मामलों में, और जो रेफरेंडम होता है वो होता है राष्ट्रीय मामलों में। समझा इसे? जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर का जो इशू था उसे यूएन लेकर के जाया गया, और यूएन ने कहा कि भाई जहां पाकिस्तान की सेना है वो वहां रुक जाए, जहां हिंदुस्तान की सेना है वो वहां रुक जाए, और वहां पर कराया जाएगा रेफरेंडम। अब समझे मुझे इस बात में? वहां पर कराया जाएगा रेफरेंडम, यानी कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, अगर राष्ट्रीय मामले की बात है, ठीक है, यानी कि वहां पर कराया जाएगा प्लेबिसिट। याद रखना, वहां पर क्या कराया जाएगा, भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, यानी कि इन दोनों के बीच में ये अंतरराष्ट्रीय मामला बन गया। अगर अंतरराष्ट्रीय मामला बनता है तो होता है प्लेबिसिट। अगर भारत के ही किसी राज्य में, यानी कि भारत का कोई राज्य है और उसमें से एक राज्य को दूसरे राज्य में, भाई ऐसा चाहते हैं कि एक राज्य को दो राज्यों में बांट दिया जाए, अगर उस राज्य के बीच में लोगों से मतदान कराया जाता है कि आप क्या कहते हैं, आप बताइए, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंडम। दोनों बातों में आप समझ गए प्लेबिसिट क्या है, रेफरेंडम क्या है। यानी कि ये दोनों तीन टूल्स हैं इसके, एक है प्लेबिसिट, एक है रेफरेंडम और एक है राइट टू रिकॉल। इनके द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, कंट्रोल करती है। राइट टू रिकॉल हमारे यहाँ पर भी दो एक राज्य में है, पंचायती राज्य, जहां पंचायती राज आप जानते हैं वहां पर यूपी, एमपी और राजस्थान में ऐसी व्यवस्था है कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान वहां पर किया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में आप देखेंगे डेमोक्रेसी, मैंने आपको बताई थी, आप इसे और देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप भारत में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र, तो आप देखेंगे कि भारत का जो लोकतंत्र है उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं वो आप देखेंगे। पहले लिखेंगे आप जनता का शासन, शासन आप जानते हैं जनता क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, दूसरा शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से। तीसरा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाली एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना करता है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, संविधान भारत गणराज्य के, लिख लेंगे आप इसे, यानी कि भारत की डेमोक्रेसी के विषय में, भारत में जो लोकतंत्र है उसके विषय में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है, लिखें आप इसे। संविधान भारत क्या कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, संविधान भारत में, लिखना, संविधान भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक, संविधान भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाली एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, ये तीसरा चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारत में जो लोकतंत्र है उसका क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार। और लिखेंगे यहां पे आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे कानून का शासन, कानून का शासन। सिक्स पॉइंट लिखेंगे आप स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका।
7वां पॉइंट लिखेंगे आप, सामूहिक जिम्मेवारी। सामूहिक जिम्मेवारी। ठीक है, समझाऊंगा अभी इसे। 8वां है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता। 9वां अधिकारों का प्रावधान। और 10वां है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य या सरकार। समझो इसे पहले आप। इसे आप समझेंगे कि भारत का जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता क्या है। आप इसे यहां से देखें। पहले मैंने आपको बताया जनता का शासन है। जनता का शासन है, शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये भी भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी जो लोकतंत्र है उसके विषय में क्या कहता है मैंने आपको लिखा दिया है। वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज है यहाँ पर, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल का है या उससे ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। आगे देखेंगे आप। मैंने बताया कानून का शासन है भारत में। आप जानते हैं कि भारत में कानून का शासन है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। आप देखते होंगे हमारे जो नेता हैं या सब कहते रहते हैं कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब है या नहीं वो आप इसे जाने, लेकिन मैं तो एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। इतना तो आप भी अपने अंदर कॉमन सेंस रखते होंगे कि वास्तव में कानून का शासन है या नहीं है। तो मैं मानता हूं कि कानून का शासन है और सब कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे। छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है ऐसा माना जाता है, और मैं आपको लिखा रहा हूं, आप इसे लिख करके पेपर में सफल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे सामूहिक जिम्मेदारी। आप जानते हैं कि भारत की जो सरकार है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जिसकी सरकार है, जो यानी कि जो भी सरकार में है, अगर उसके किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसे कहते हैं सामूहिक जिम्मेवारी, यानी कि सभी की क्या है? एक सामूहिक जिम्मेवारी है और सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे थे लोकप्रिय संप्रभुता। अब मैं आपको बताऊंगा लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, अभी इसे समझे। पहले आगे देखें इसे। 9वां अधिकारों का प्रावधान। हमारे संविधान में अधिकारों का प्रावधान किया गया है, आप जानते हैं। ठीक है, हमें क्या है, बहुत सारे मानव अधिकार और सिटीजन राइट्स दिए गए हैं। कुछ मानव अधिकार है क्योंकि आप जानते हैं कि जो अधिकार है वो भारत के लोग प्लस जो फॉरेनर हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें आप कह सकते हैं कि भाई वो ह्यूमन राइट के साथ साथ, फंडामेंटल राइट के साथ साथ ह्यूमन राइट भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे कल्याणकारी सरकार। और भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आपके जहां से आप जन्म लेते हैं और जहां तक आप मरते हैं आपकी जिम्मेवारी सरकार की है। आप भारत में रहते हैं तो इसका मतलब है आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। अब ये कितनी अच्छे से सरकार कर रही है, कितने अच्छे से नहीं कर रही है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा, वो आप सोच लेना। लेकिन ये बात सोले आने सत्य है कि सरकार की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है जब तक मरता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। इसीलिए अब आप देखेंगे इसमें एक वर्ड आया है, एक वर्ड यहां पर आया है लोकप्रभु संप्रभुता, यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता, यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी आप इसे लिखना पहले एक बार। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? पॉपुलर सॉवरेनिटी इसका मतलब क्या है? देखो, सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र पर संसद का नियंत्रण, अगर ये है तो आप कह सकते हैं कि यहां लोकप्रिय प्रभुसत्ता है या फिर लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है। याद रखना इस बात को, शर्त लिख लीजिए आप पहले इसकी। अगर लोकप्रिय संप्रभुता है तो शर्त क्या है उसकी? लिखिए इसे, क्या शर्त है? सार्वजनिक मताधिकार, यानी कि सार्वजनिक मताधिकार होना चाहिए पहला। सार्वजनिक मताधिकार होना चाहिए। दूसरा, विधानमंडल पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण। ठीक है, और एक क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्रीय वित्त पर संसद का नियंत्रण। नियंत्रण, ठीक है। अगर ये तीन शर्तें पूरी करता है कोई भी संप्रभु राष्ट्र, अगर ये तीन बातें फॉलो करता है तो उसका मतलब है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है उसकी, यानी कि वो लोकप्रिय संप्रभु है। समझ लेना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। अगर ये तीन बातें, सार्वजनिक मताधिकार वहां पे है, विधानमंडल पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण है, मैंने आपको बताया था कि पावर हमारे यहाँ आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। ये नहीं है कि जो भी सत्ता में बैठा है और चुनाव के बाद भी वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी, मैं दाएं चलूं बाएं चलूं मेरी मर्जी। ठीक है, ये तो वो नहीं कहता। वो ये कहता है कि ठीक है आप चुनाव जीत गए हैं, मैं जनता के जो मत है उसका आदर करता हूं और अपनी हार स्वीकार करता हूं, कहता है ना। हाँ, तो जो भी है वो कहता है, इसका मतलब है कि विधानमंडल पर वास्तव में जो प्रतिनिधि हैं उनका नियंत्रण है। राष्ट्र के वित्त पर संसद का नियंत्रण है, आप जानते हैं, तो इसका मतलब है भारत भी क्या है, एक लोकप्रिय संप्रभु राष्ट्र है। समझ गए। मूल मंत्र क्या है, इसका भी लिख लीजिए आप, मूल मंत्र क्या है? यानी कि शासक वर्ग है वो जनहित को ध्यान में रख करके शासन का संचालन करेगा। अगर ये भी है तो अभी आप देखेंगे मूल मंत्र क्या है, जो शासक वर्ग है।
संचालन करेगा। यानी कि जनहित को ध्यान में रख करके जनता क्या चाहती है, जो भी जनता चाहती है, जो उसके लिए आवश्यक है, उसको रख करके शासक वर्ग उसके हित में कार्य करेगा। अगर ऐसा है तब भी आप कहते हैं कि ये यहाँ पर पॉपुलर डेमोक्रेसी है। अब भारतीय संविधान जो है उसके जो उसमें जो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है, आप जानते हैं हमारे जो संविधान है वहां पर संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान है, और जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है। ये जानते हैं कि जो कार्यपालिका है अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेवार होती है। इसी से आप इन्हें ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि भारत में एक लोकप्रिय संप्रभुता है, भारत में पॉपुलर सॉवरेनिटी है। अब आप समझ गए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ में भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो भारत की डेमोक्रेसी है वो क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी के साथ है, ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, उसकी क्या शर्तें हैं जीवंत लोकतंत्र की, वो मैंने आपको बताया है। भारत का लोकतंत्र जो है दुनिया में सबसे अच्छा, और जो कोई ऐसा देश है जिसके डीएनए में ही क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान आने के बाद में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई, नहीं, भारत जब से है भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है। आप ये समझें, भारत में संविधान हो या ना हो, लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके डीएनए में ही क्या है, लोकतंत्र है। अब हमने लोकतंत्र दो तरीका का देख लिया, एक तो जो हमारे भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, फिर हमने पीपल्स डेमोक्रेसी देखी, यानी कि जो साम्यवादी देश है। फिर मैंने आपको डेमोक्रेसी के दो प्रकार बताए कि डेमोक्रेसी दो तरीका की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो उसके क्या ऐसे पैरामीटर्स है। फिर मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसमें क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड 6, ये है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, आप लिखेंगे इसे, यह लैटिन भाषा का शब्द है, और बना किससे है, ये रेस पब्लिका, रेस पब्लिका शब्द से ये बना है, और इसका संबंध होता है सार्वजनिक संबंध, सार्वजनिक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य, दूसरा इसका अर्थ क्या है, देखेंगे आप इसे, राज्य सार्वजनिक मामला, राज्य सार्वजनिक मामला है, न कि शासकों की निजी संपत्ति। जो मैंने कल आपको बताया था, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो किसी की बापौती नहीं होती, बेशक वो समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, या कोई भी हो, किसी की बाप की नहीं है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और मैंने जैसे कि आपको बताया है, राज्य सार्वजनिक मामला है, जो राज्य है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, जब हम राज्य बोलते हैं तो जितनी भी मशीनरी होती है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब राज्य के अंग है, इन्हें आप डायरेक्ट में राज्य कह सकते हैं, समझ गए ना। अगर आप ये कहते हैं कि एलआईसी इंडिया, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी स्टेट का पार्ट है, तो इसलिए उसे स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है। जो राज्य जो होता है वो सार्वजनिक मामला है, ठीक है, शासकों की निजी संपत्ति नहीं है। तो ये जो शासक होते हैं उनकी निजी संपत्ति नहीं है, ठीक है। राज्य जो होता है वो जनता का है, जनता की क्या है, ये एक सबकी समग्र जो एक सबकी संपत्ति है, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व करीब 156 देश अपने लिए रिपब्लिक का प्रयोग करते हैं, समझ गए, अपने लिए रिपब्लिक का प्रयोग करते हैं। विश्व के लगभग 156 देश अपने लिए रिपब्लिक का प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि रिपब्लिक गणतंत्र है क्या, ठीक है, गणतंत्र है क्या, हम कैसे माने, उसके क्या ऐसे लक्षण हैं। आप जानते हैं कि आपको अगर कोई बुखार आता है तो बुखार के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तब अगर वो सिम्टम्स सिद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं कि बुखार है। तो अगर ऐसे कौन से लक्षण हैं कि अगर स्टेट उसको क्वालिफाई करता है तो वो एक गणतंत्र बन जाता है, वो एक रिपब्लिक बन जाता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि अगर ये बातें हैं तो वो जो स्टेट है वो क्या है, एक गणतंत्र है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला उसका हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए निर्वाचित, हेड ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, निर्वाचित, ठीक है। दूसरा, वंशानुगत अधिकार नहीं होने चाहिए, अधिकारों का अभाव, समझ रहे हैं ना आप ये बात। यानी कि अगर हम किसी देश को रिपब्लिक कहते हैं तो उसको रिपब्लिक कहें क्यों, ऐसा क्या है उसमें, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिपब्लिक है। पहला क्या होना चाहिए कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो निर्वाचित होना चाहिए, पहली बात, आप समझ रहे हैं ना, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए, वंशानुगत अधिकारों का अभाव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी राजा रानी का पुत्र है इसीलिए उसे विशेष अधिकार है, समझ रहे हैं क्या वास्तव में ऐसा। देखो, दो चीज हम बात लेकर चलते हैं, एक होता है कि डॉक्यूमेंटेड ऐसा है, कानून ऐसा कहता है, संविधान ऐसा कहता है, लेकिन दूसरी बात होती है कि वास्तव में प्रैक्टिकल ऐसा है, समझ रहे हैं ना आप। दो बातें हैं, कहीं तो लिखा है और कहीं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लिखे होने से कुछ नहीं होता, बात है कि जो वास्तव में एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या भारत के अंदर स्टेट जो हेड ऑफ स्टेट है, इनके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जो है भारत में राष्ट्रपति हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, समझते हैं आप इस बात को। वंशानुगत अधिकारों का अभाव भारत के अंदर है, हाँ बिल्कुल है। वंशानुगत अधिकार अगर आप पेपर पे कहते हैं तो नहीं है, लेकिन वास्तव में है, हाँ है।
आप जानते हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टी भारत में है, उन्हीं के जो बेटा बेटी है वही क्या है, पॉलिटिकल पार्टी पर क्या है, कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं, वो अध्यक्ष बनने, वो उपाध्यक्ष बनने। जबकि आप जानते हैं कि जो पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, हमारी और आपकी संपत्ति होती है, वो किसी की बाप होती नहीं होती, वो हम उसके मालिक होते हैं। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बाप होती है। लेकिन अभी इसके बीच में एक भारत का अलग ही टाइप का है, वो आप समझें, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि कितने लोगों ने पता इस बात की कि जो राष्ट्र की पार्टी होती है वो क्या होती है, राष्ट्र की धरोहर होती है, जनता की होती है, वो जनता उसकी मालिक होती है। वो कहते हैं नहीं जी अखिलेश की पार्टी है, ये तो ये कांग्रेस की पार्टी है, ये फलानी पार्टी है। नहीं नहीं, वो उसके किसी की पार्टी नहीं, वो देश की पार्टी है, देश के जो लोग हैं वो उसके मालिक हैं। ये तो सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा क्या लक्षण होना चाहिए, सार्वजनिक सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। क्या ये बात सही है, सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध है, कागज में है, ये बात जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में रियल में ऐसा है? नहीं, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकता। जो गरीब है, जिसकी एजुकेशन नहीं हुई है, जो गांव से आता है, जो पिछड़े इलाके से, वो यूपीएससी नहीं पास कर सकता। ये हार्ड है लेकिन ट्रूथ है। लेकिन कागज पर क्या सही है? हाँ, कागज पर सही है कि सार्वजनिक जो पद है वो सभी के लिए उपलब्ध है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसकी एजुकेशन अच्छे से हुई है, वो सार्वजनिक पद पर पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। चौथा पॉइंट, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में होनी चाहिए। देखना, लोकप्रिय क्या लोकप्रिय संप्रभुता जनता के अंदर है? हाँ, जनता के अंदर है, जनता वोट डालती है, जनता के जो वोट होते हैं उनका आदर करते हैं, और भारत में तो अब कम से कम अभी तक तो ये बात है, जनता के अंदर लोकप्रिय संप्रभुता है। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है, ये छठा जो भी आप देख लेना उसे, राजनीतिक राजनीतिक संप्रभुता लोगों में है। हाँ, ये बात भी सही है, राजनीतिक संप्रभुता तो लोगों में है। आगे देखेंगे आप, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अनुपस्थित है। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये वास्तव में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, क्या ये वास्तव में अनुपस्थित है या कागज पर है? वास्तव में नहीं है, कागज पर जरूर है, ठीक है। वास्तव में तो ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं भारत की राजनीति में, या और भी जगह आप देख सकते हैं, ये इस तरह के वर्ग हैं। सातवां आप देखेंगे, कोई भी कार्य जन्म से तय नहीं होना चाहिए। लास्ट है इसका, देखना आप। ये बात सही है, कागज में तो एकदम सही है कि कोई भी व्यक्ति को जन्म से तय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भारत में जानते हैं कि कुछ लोग पैदा होते ही ये निश्चित हो जाता है कि वो बड़े होकर के प्रधानमंत्री या सांसद तो बनेंगे ही बनेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऐसा है। या कुछ लोग जो पैदा होते पता चल जाएगा कि भाई ये तो मजदूर ही बनेगा। तो ये जो कागज में तो एकदम सही है, संविधान तो बिल्कुल सही है, सही कहता है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन पेपर के लिए आप इसे याद रखना कि ये सारी बातें अगर आप देख रहे हैं कि लोग, अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा जो गणतंत्र है, तो गणतंत्र हम क्यों माने, अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश के अंदर हैं, जब मैं राष्ट्र बोलता हूं, जब मैं देश बोलता हूं, जब मैं राज्य बोलता हूं, तो सब बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप समझ रहे होंगे। इनमें अंतर और विभेद आपको आते होना चाहिए, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत अधिकारों का अभाव होना चाहिए, सार्वजनिक पद पर सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में होनी चाहिए, और राजनीतिक संप्रभुता लोगों के अंदर होनी चाहिए, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अनुपस्थित होना चाहिए, और कोई भी कार्य जन्म से तय नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब है क्या है, गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो रिपब्लिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज देख यहाँ पे इसका अंत करता हूँ रिपब्लिक का, और हम अगले लेक्चर में यहीं से प्रारंभ करेंगे, रिपब्लिक क्या है, ठीक है। भारत के जो संविधान है, स्वतंत्रता प्राप्ति पर उसका स्टेटस क्या था, ये मैंने प्रश्न पूछा था और बहुत ही कम लोगों ने उसका आंसर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये स्टेटस क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये जो लोग, ये जो आपका रिपब्लिक है, उसका अर्थ भारत के संदर्भ में हम क्या लेकर के चल सकते हैं, राजतंत्र क्या होता है, ठीक है, और उसके प्रकार हम देखेंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम भारत के अंदर जो है वो हम देखेंगे। फिर उसके साथ ही हम डीपीएस की देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है शुरू हो जाएगा कि हम पॉलिटी के जो प्योर टॉपिक हैं उन्हें लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करने हैं, दूर तक इन्हें पहुंचाना है। हिंदी मीडियम के लिए ये वरदान साबित है, और आपको जीएस के लिए कोई भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको शेयर करना है, हिंदी माध्यम के लिए ये वरदान है। जितने भी लोग हैं उनके साथ इसे शेयर करें। कंटेंट और इंटेंट दोनों ही इस चैनल पर हैं, इसीलिए आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। पूरी वीडियो देखना है, एक ही बार में पूरी वीडियो देखना है। इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए और कोई साधन नहीं है, इसे पूरा देखें, लाइक करें और इसमें कमेंट करें, ठीक है। जैसा भी हो, और जो भी इंप्रूव चाहते हैं और वो भी उसके लिए भी करें कि भाई सर आप इससे और थोड़ा सा इंप्रूव करें, या हमें और ऐसा क्या करें कि जिससे आप के लिए और सुविधाजनक हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।